नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट में फिलहाल जंग की आग थमी जरूर है, शांत नहीं हुई। हालांकि ये सिर्फ एक अल्प विराम है। वार्ता का दौर जारी है। पहला दौर जो रहा वो तो बेनतीजा रहा, जिसके बाद दुनिया टेंशन में है कि अमेरिका और ईरान का अगला कदम आखिर रहने क्या वाला है। अभी भी एक दूसरे को आंखें दिखाई जा रही हैं, धमकियों का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आता। अब जो मिडिल ईस्ट से तस्वीरें नजर आती हैं वो तीन बड़ी तस्वीरें देख लीजिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में हॉर्मुज का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम रहा है। अमेरिका के लिए रास्ता बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता, लेकिन मंजिल तय है। और यही वजह है कि ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि जिसे जरूरत है वो आए और हॉर्मुज खुलवा कर लेकर जाए। लेकिन सच ये भी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह से बंद किया तो अमेरिका के लिए मौत की सजा से कम नहीं, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इसी पर आधारित होती हुई नजर आती है। टेक इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्रीज और दूसरे अहम संस्थाएं अचानक से बैठ जाएंगे। आखिर क्या अमेरिका और हॉर्मुज का रिश्ता है, वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका की कई कमजोर कड़ियां दुनिया के सामने आ गई। ईरानी मिसाइल और ड्रोन के पलटवार से अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ। ईरान के सस्ते ड्रोन की वजह से अमेरिका की महंगी मिसाइलें एक तरह से बर्बाद हो गई और ईरान की सस्ती मिसाइलों का हाल ये रहा कि अमेरिका की करोड़ों की वॉर मशीन भी तबाह हो गई। लेकिन इन सब के बीच में जो तस्वीरें सामने आई वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। सुपर पावर के नाम पर बदनुमा धब्बा साबित हो रही है। खबर है कि अमेरिकी जवानों के पास खाने के लिए पर्याप्त राशन तक नहीं है। हम आपको इस खबर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे कि कैसे अब अमेरिका के जवान अब खाली भूखे पेट रहने को मजबूर हैं इस जंग में। अमेरिका ने इजराइल के साथ में मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन क्या ये फैसला खुद राष्ट्रपति ट्रंप का था या उन पर कोई दबाव था? अब जानकारी, ट्रंप ने नेतन्याहू के दबाव में ईरान पर हमले का फैसला लिया। खबरें यही हैं कि सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों के दबाव में ईरान पर हमले का फैसला ले तो लिया गया, या यूं कहा जाए ईरान पर हमले की एक बड़ी वजह सऊदी अरब ही है। लेकिन हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो सऊदी अरब भी टेंशन में आ गया। क्या है वजह, खबर क्या है, बताएंगे आपको विस्तार से। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। बड़ी खबर क्या है? मिडिल ईस्ट से आई है बड़ी खबर, हॉर्मुज का दरवाजा खुल गया है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए। लेबनान के में सीज़फायर के बाद में खुला हॉर्मुज। जानकारी अब्बास अराक्ची की तरफ से सभी कमर्शियल जहाजों के लिए अब हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने ये दुनिया को खुश करने वाली एक खबर बताई। उन्होंने कहा इतने लंबे वक्त से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित था ये अब सभी के लिए खोल दिया गया है। लेकिन ये यूं ही संभव नहीं हुआ, जो लेबनान को लेकर लगातार मांग की जा रही थी। इजराइल हमले कर रहा था लेबनान पर, लेबनान और इजराइल के बीच में बातचीत हुई, सीज फायर हुआ और उस सीज फायर के साथ ही हॉर्मुज का रास्ता खुल चुका है। अब्बास अराक्ची ने कहा सभी कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जा चुका है। ये एक बड़ी राहत की बात है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर ईरान से जुड़ी हुई। ईरान की ओर से जारी किया गया है एक AI वीडियो, बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, आखिर इस AI वीडियो में क्या है बताएंगे हम आपको। लेकिन आपको यह भी बताते चले, वीडियो के जरिए डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा गया है। ईरान से के जंग के फैसले के पीछे दरअसल नेतन्याहू हैं, ये बताया गया है। ट्रंप के फैसले के पीछे नेतन्याहू को दिखाया गया। अब इस वीडियो को जरा देखिए। ये जो वीडियो आप देख रहे थे, यहाँ पे आपको ये डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई एक मुखौटा उतरता है और मुखौटे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चेहरा आ जाता है बेंजामिन नेतन्याहू का। ये जो वीडियो है वो वीडियो हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। बाकायदा इस AI वीडियो में ये दर्शाया गया कि किस रूप में डोनाल्ड ट्रंप तमाम सैन्य अधिकारियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं और आदेश देते हैं वार का। और जैसे ही मीटिंग पूरी होती है, एक एक करके तमाम अधिकारी अपनी फाइल्स को लेकर बाहर जाते हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप का नकाब हटता है और असली चेहरा आता है, मुस्कुराता हुआ बेंजामिन नेतन्याहू का। इस पूरे वीडियो का अर्थ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इस पूरे युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन असली बड़ी भूमिका तो बेंजामिन नेतन्याहू की है। ईरान में जो अभी हालात बने, ईरान के साथ में जंग के फैसले का जो मुख्य चेहरा था वो दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू का था। ये एक बड़ा मैसेज इस दौरान है। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग के दौरान
हॉर्मुज एक बड़ा अहम मुद्दा रहा है। हॉर्मुज बंद हुआ, दुनिया भर में हाहाकार मच गया, कई देशों में लॉकडाउन लग गया। हालांकि हॉर्मुज पर अमेरिका ज्यादा निर्भर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद माना जा रहा है कि अगर हॉर्मुज से सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाए तो अमेरिका भी घुटनों पर आ जाएगा। किस रूप में, जानिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की ताकत को आंकने में गलती कर दी। दोनों ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किया। पहले ही दौर में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के रूप में कुछ कामयाबी भी मिली, लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका, इजराइल और अब अरब देशों के साथ ही पूरी दुनिया टेंशन में आ गई। अमेरिका और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ। पहले दौर की वार्ता फेल हुई तो अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। हालांकि जल्द ही उसे खत्म भी कर दिया। जंग में अहम मुद्दा है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये यूरोपीय और एशियाई देशों के लिए तेल और गैस की बड़ी सप्लाई लाइन है, तो वहीं अमेरिका के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल की सप्लाई भले ही अमेरिका के लिए मायने नहीं रखती हो, लेकिन उसकी हथियारों और कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए स्ट्रेट का खुला रहना काफी अहम है, क्योंकि अगर यहाँ से सप्लाई प्रभावित हुई तो उसका सीधा असर ताइवान की चिप इंडस्ट्री पर होगा, जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी अहम है। ताइवान के चिप इंडस्ट्री के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की सप्लाई बहुत जरूरी है और इसके लिए सल्फर हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। दरअसल रिफाइनरी में कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान सल्फर निकलता है और इसी सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो सेमीकंडक्टर चिप और एडवांस चिप के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा ताइवान में आधी बिजली का प्रोडक्शन LNG से होता है और इसकी सप्लाई कतर से होती है। यानी अगर कतर से LNG की सप्लाई रुकी तो ताइवान की इंडस्ट्री ठप हो सकती है और चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कामकाज रुक सकता है। साफ है कि अगर ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे तो यकीनन सुपर पावर अमेरिका भी घुटनों पर आ सकता है और चीन किसी भी वक्त ताइवान पर कब्जा कर सकता है। यानी एक साथ अमेरिका को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। तो अमेरिका एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर धमकी दे रहा था, तो चीन ने दूसरी तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और यही वजह है कि अब हर कोई डरा हुआ था कि आखिर ये नाकेबंदी वाला खेल किसके लिए मुसीबत का सबब बन जाए। ताइवान में यूएस की जान अटकी हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्यों? आइए सबसे पहले आपको बताते हैं अमेरिका के लिए ताइवान की आखिर अहमियत है क्या। समझिए, दरअसल कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो या ऐसे तमाम सिस्टम्स के लिए चिप बहुत ज्यादा जरूरी है और दावा किया जाता है कि दुनिया का 90% का हिस्सा, जो अगर चिप की बात की जाए तो वो ताइवान में ही तैयार होती है। एडवांस चिप, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें एक तरह से कहा जाता है, तमाम जो बड़ी कंपनीज, बड़ी चिप निर्माता, ये एक तरह से ताइवान में ही है। अब दूसरी तरफ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट समेत कई बड़ी कंपनियों के लिए ये चिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी इसके अलावा कई बड़ी कंपनीज आपके जीवन मर्रा में भी किस तरह से कनेक्टेड हैं, ये कई लोग जानते हैं और कई लोगों को इसका इल्म नहीं होगा, लेकिन ये बहुत अहम हो जाता है। अब चिप के बगैर यूएस की टेक कंपनीज पूरी तरह से ठप हो सकती हैं। टेक इंडस्ट्रीज, डिफेंस सिस्टम, यहाँ तक कि AI बेस्ड जो तमाम अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, सब खत्म हो सकती हैं और यही वजह है कि ताइवान यूएस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ताइवान की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि TSMC अमेरिका के लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन
ताइवान का हॉर्मुज से रिश्ता आखिर क्या है वो भी आपको समझना चाहिए। आखिर हॉर्मुज में ऐसा क्या है जो पहले ताइवान और फिर अमेरिका भी एक तरह से घुटनों पर आ सकता है, ये बातें बार बार क्यों कही जाती हैं, अब वो भी जरा समझिए। दरअसल ताइवान की जो चिप इंडस्ट्री है हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक तरह से निर्भर है, या यूं कहा जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका भी हॉर्मुज पर ही निर्भर है। ताइवान की चिप इंडस्ट्री हॉर्मुज से बड़ी मात्रा में एक तरह से सल्फर का सप्लाई होता है, ये दावा किया जाता है। अब दूसरी तरफ कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान दरअसल सल्फर तैयार किया जाता है और चिप इंडस्ट्री के लिए ये सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है। सल्फर से ही दरअसल सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होता है और ताइवान में आधी बिजली के प्रोडक्शन के लिए एलएनजी की ज़रूरत है। कतर से ताइवान को एलएनजी सप्लाई होता है। बिजली प्रोडक्शन अगर कम हुआ तो चिप इंडस्ट्री पर असर पड़ जाएगा। कंप्यूटर के जरिए माइक्रोचिप के निर्माण पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, ये दावा एक तरह से किया जा रहा है। इसीलिए चाहे बात अगर हम ताइवान की करें तो ताइवान के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या मायने रखता है, किस तरह से लिंक्ड है, अमेरिका के लिए कैसे चिंता बढ़ाने वाला है, ये इन तमाम चीज़ों को देखकर समझा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए आपको बता देते हैं इस समय की अब अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। लेबनान में सीज फायर के बाद में अब लोग घर की तरफ लौट रहे हैं। बड़ी खबर ये, लेबनान में सीज फायर के बाद अब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो तमाम लोग जो अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर थे आखिरकार अब वो वापस लौट रहे हैं। सिडोन में घर लौटते हुए लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे, लेकिन अब आखिरकार ये लोग घर वापसी कर रहे हैं। देखिए लंबी कतारें, चेहरे पर मुस्कुराहट, छोटे मासूम बच्चे हो या बुजुर्ग अपने नेताओं की तस्वीरों को हाथ में लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से जंग है उस वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर थे। गाड़ी में अपना सामान, रोजमर्रा की जरूरत और अपनों के साथ में सुरक्षित ठिकाने की चाह में दर दर भटकते हुए। लेकिन जैसे ही दक्षिणी लेबनान में जो बड़े हमले हुए उसके बाद में यहाँ पर जब सीज फायर हुआ लेबनान और इजराइल के बीच में, लोगों को राहत मिली और लोग अब अपने घर की तरफ वापस लौट कर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। लेबनान में सीज फायर से इजरायली लोग नाराज हो गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग, लेबनान में सीजफायर से इजरायली नाराज हैं। फैसले से कई इजराइल के लोग खुश नजर नहीं आए, असंतुष्ट नजर आए हैं, ये दावा किया जा रहा है। एक सर्वे हुआ दरअसल और इस सर्वे के अनुसार नेतन्याहू से लोग नाराज हैं। 56% लोग चाहते हैं कि लेबनान में आईडीएफ की मौजूदगी रहे, ये सर्वे की रिपोर्ट है। उत्तरी इजराइल में रहने वाले लोगों में ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है, ये सर्वे कहता है। ऐसे तमाम इलाके जो इजराइल और लेबनान की सीमा के नजदीक हैं, वहां पर लोगों के मन में नाराजगी है। वो चाहते हैं कि आईडीएफ मौजूद रहे लेबनान में। 56% लोग, यानी कि आप ये मान के चलिए एक सर्वे हुआ उसमें आधी से ज्यादा जनता ये चाहती है कि लेबनान में आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तैनाती रहे। हालांकि लगातार जो पूरा विवाद तनाव रहा उसके बाद में आखिरकार बताया जा रहा है कि अब ये जब सीजफायर हुआ तो लोगों को राहत है। कहते हैं कि खाली पेट कोई भी जंग जीती ही नहीं जा सकती। ऐसे में सवाल ये है, क्या अमेरिका परेशान जवान और खाली हो चुके तरकश और भूखे पेट रहने को मजबूर सैनिकों की बदौलत जंग में जीत हासिल कर पाएगा? ये सवाल अमेरिका के लिए बेहद शर्मनाक भी है, लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में हुई जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ा धक्का तो अमेरिका की सुपर पावर की छवि को लगा। ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से ऐसे हमले किए कि अमेरिकी सेना का जय होने का भ्रम टूट गया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों के पास खाने तक की कमी हो गई। उन्हें या तो खाना नहीं मिल रहा और या फिर खराब क्वालिटी का खाना सप्लाई किया जा रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों पर मौजूद सैनिकों के परिवारों का दावा है कि अमेरिकी जहाजों पर खाने की कमी हो रही है और अमेरिकी जवानों को खराब क्वालिटी का खाना खाने को मजबूर होना पड़ रहा। खबरों के मुताबिक ये हालात यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस त्रिपोली जैसे बड़े युद्धपोतों पर तैनात सैनिकों को बेहद सीमित और घटिया खाना दिया जा रहा है।
पश्चिमी मीडिया की ओर से जारी तस्वीर से बवाल मच गया। सामने आई तस्वीरों में यूएसए टुडे ने ये तस्वीर पब्लिश की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। सामने आई तस्वीरों में एक प्लेट पर सिर्फ थोड़ा सा मांस, एक टोटला या कुछ उबली सब्जियां और प्रोसेस्ड मीट के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों ने जवानों की टेंशन बढ़ा दी। कई परिवारों ने बताया कि सैनिकों को लगातार भूखा रहना पड़ रहा है। सैनिकों के परिजन मानते हैं कि जवानों के पास ताजे खाने की भारी कमी है और सैनिकों को राशन बांटकर खाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सैनिकों के परिवारों की ओर से भेजे गए केयर पैकेज भी सैनिकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और हवाई क्षेत्र पर पाबंदियों के कारण अमेरिकी डाक सेवा ने 27 सैन्य पिन कोड पर डिलीवरी अस्थायी रूप से रोक दी है। बताया जा रहा है कि सैनिकों के लिए भेजे गए जरूरी सामान जैसे खाने पीने की चीजें, कपड़े और हाइजीन प्रोडक्ट रास्ते में ही अटके हुए हैं। कई परिवारों ने हजारों डॉलर खर्च करके पैकेज भेजे, लेकिन वो अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि स्थिति अस्थायी है और क्षेत्र में हवाई क्षेत्र खुलने के बाद सप्लाई सामान्य हो जाएगी। हालांकि ये भी सच है कि युद्ध के दौरान ऐसी समस्याएं नई नहीं हैं और हर बड़े संघर्ष में सैन्य सप्लाई प्रभावित होती रही है। लेकिन समझिए, अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की घेराबंदी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ये बहुत सुरक्षित है। आइए ये भी आपको बता देते हैं लिंकन की सुरक्षा व्यवस्था आखिर किस रूप में है। दरअसल बताया जाता है कि जो ये अब्राहम लिंकन है उसमें 4 लेयर्स हैं सुरक्षा की। पहली लेयर में 4 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। इनमें यूएसएस स्प्रूएंस, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस पीटरसन जूनियर और यूएसएस केंट शामिल है। जबकि जो दूसरी लेयर है उसकी सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट्स की मौजूदगी रहती है। इनमें F-35C लाइटनिंग और FA-80E सुपर हॉर्नेट भी शामिल है। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की जो तीसरी लेयर है उसमें डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं। इनमें MK-15 फेलेंक्स क्लोज मिसाइल डिफेंस, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। और जो चौथी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें E-2D हॉकाई अर्ली वार्निंग सिस्टम, MS-60RS सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर और MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड भी तैनात रहती हैं। तो ये एक तरह से यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि एक अभेद्य किला माना जाता है, उसकी सिक्योरिटी है। लेकिन ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका के हथियार भंडार खाली हो गए। खबरों के अनुसार मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश और इजरायल में मौजूद मिसाइल भंडार लगभग 75% खाली हो चुके हैं। يا تو نزل 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 ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका के हथियार भंडार खाली हो गए हैं। खबरों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश और इजरायल में मौजूदा मिसाइल भंडार लगभग 70% तक खाली हो चुका है। अमेरिका तेजी से अपने हथियार भंडार को भरने में लगा हुआ है। खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार ने हथियार निर्माता कंपनियों को हथियारों का प्रोडक्शन तेज करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका के खाली तरकश का असर अब उसके सहयोगी देशों के हथियारों की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान युद्ध के कारण यूरोपीय देशों को हथियारों की सप्लाई में देरी का फैसला किया है। इससे बैलिस्टिक और स्कैंडिनेवियाई देश प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल ईरान से जंग की वजह से अमेरिका के हथियार भंडार पर दबाव बढ़ा है। वहीं यूरोपीय देश भी अब अमेरिका की बजाय दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं।
अमेरिका ने कुछ यूरोपीय देशों को दिए जाने वाले हथियारों की सप्लाई में देरी करने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ समय पहले ही अपने यूरोपीय सहयोगियों को बताया था कि पहले से तय कुछ हथियारों की डिलीवरी अब समय पर नहीं हो पाएगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के इस फैसले का असर बैलिस्टिक क्षेत्र और स्कैंडिनेवियाई देशों पर प्रभावित हो सकते हैं। इसमें से कई हथियार फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम यानी FMS के तहत खरीदे गए हैं। इस योजना में दूसरे देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, उनकी सप्लाई और बाकी मदद अमेरिका करता है, लेकिन ये हथियार अभी तक भेजे नहीं गए हैं और अब उनकी डिलीवरी में देरी होने वाली है। सूत्रों का दावा है कि जिन देशों पर हथियारों की सप्लाई में देरी का असर पड़ा है, उनके नाम सुरक्षा कारणों से नहीं बताए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ रूस की सीमा के पास के हैं। इस देरी की वजह से हमले और डिफेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग तरीके के सामान शामिल हैं। हालांकि अभी तक अमेरिकी प्रशासन की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हथियारों की सप्लाई में ये देरी दिखाती है कि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिकी संसाधनों पर कितना दबाव है। उधर यूरोपीय देशों के अधिकारियों का कहना है कि इससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और वो मुश्किल स्थिति में आ सकते हैं। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पहले ही यूरोपीय देशों पर ज्यादा हथियार खरीदने का दबाव डालता रहा है। इसका मकसद था कि यूरोप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाए, लेकिन अब बार बार हो रही देरी से यूरोपीय देशों में नाराजगी बढ़ रही है और कुछ देश अब यूरोप में बने हथियार खरीदने की भी सोच रहे हैं। अब समझिए, खबर है कि अमेरिका ने कई देशों के हथियार की सप्लाई की खेप रोक दी है। जी हां, अमेरिका ने कुछ यूरोपीय देशों को दिए जाने वाले हथियारों की सप्लाई में देरी करने का फैसला किया और इसकी वजह ईरान के साथ में चल रहा युद्ध बेसिकली मुख्य रीजन माना जा रहा है। यूएस रक्षा भंडार में माना जा रहा है हथियारों की बड़ी कमी हो गई है। ईरान जंग के कारण यूएस के पास हथियारों की कमी है बहुत मैसिव लेवल पे और यूएस ने हथियारों की सप्लाई में देरी करने का फैसला कर लिया है। सवाल व्हाइट हाउस पर, पेंटागन ने बाकायदा इसको लेकर किनारा कर लिया। ईरान युद्ध के कारण अमेरिकी संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिकी कदमों से यूरोपीय देशों में नाराजगी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ देश यूरोप में बने हथियार खरीदने को मजबूर हो गए हैं। यूएस अधिकारियों ने बेसिकली सप्लाई रोकने की वजह भी बताई। अमेरिकी हथियार मिडिल ईस्ट युद्ध के लिए ज्यादा जरूरी हैं, ये तर्क एक तरह से दिए जा रहे हैं। अब जिस तरह से अमेरिका को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वो कई सवाल खड़े करता है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग में अरब देश सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए। अरब देशों का तेल का कारोबार और पर्यटन का कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। हॉर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई दूसरे देशों को हो ही नहीं पा रही है, जिससे अरब देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में अरब देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अरब देशों का तेल का कारोबार और पर्यटन का कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हॉर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई दूसरे देशों को नहीं हो पा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए ईरान ने जो शर्तें लगाई थी, उसमें से एक शर्त लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सीज फायर की भी थी, लेकिन अमेरिका और इजरायल ने लेबनान को इस मुद्दे से बाहर करते हुए सीज फायर में शामिल करने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीज फायर हो गया है। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर लेबनान और इजरायल में सीज फायर कराया। प्रिंस सलमान के फोन कॉल के बाद ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाया और उसके बाद होर्मुज खुल गया। लेबनान और इजरायल के बीच हुआ 10 दिन का सीज फायर कोई सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सऊदी अरब का हाथ बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को फोन किया और उनसे हर हाल में लेबनान में सीज फायर कराने को कहा, जिसके बाद व्हाइट हाउस के दबाव में नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीज फायर किया।
जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब की सबसे बड़ी चिंता तेल सप्लाई और वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता है। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो गया है। यहाँ पर जारी तनाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को झटका दिया है। सऊदी चाहता है कि हॉर्मुज़ जल्द से जल्द सुरक्षित हो और पूरी तरह खुला रहे, क्योंकि ये जितना बंद रहेगा दुनिया के साथ साथ उसका भी नुकसान होगा। इस खबर के साथ ही सऊदी अरब की दोहरी नीति सामने आई है। इससे पहले खबर आई थी कि सऊदी अरब समेत दूसरे अरब देशों ने ट्रंप पर ईरान पर हमले के लिए दबाव बनाया है और अब हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाया है। आखिरकार मिडिल ईस्ट में जंग के सुलगते हुए दूसरे फ्रंट पर भी सीज फायर हो गया है। जी हां, आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका में जो बैठक हुई उसमें इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिन का संघर्ष विराम आखिरकार हो गया। मिडिल ईस्ट में एक और तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी। हालांकि ईरान ने बातचीत के पहले दौर के लिए ही लेबनान में संघर्ष विराम की शर्त रखी थी, लेकिन इजराइल ने लेबनान पर बारूदी बारिश जारी रखी। हालांकि अब लेबनान के मोर्चे पर भी एक अहम फैसला किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लेबनान और इजराइल युद्ध के बीच बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, जिसका मकसद क्षेत्र में तनाव कम करना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर युद्ध विराम की घोषणा करते हुए कहा कि ये लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद हुआ। दरअसल इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से जंग चल रही है। हालांकि इस दौरान लेबनान और इजराइल ने वॉशिंगटन में पहली बार सीधी राजनयिक वार्ता की। उधर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन के कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप और लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान राष्ट्रपति आउन ने लेबनान में युद्ध विराम कराने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। दावा किया गया कि ट्रंप के प्रयासों की वजह से ही क्षेत्र में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने भी सीज फायर का स्वागत किया। अमेरिका ने इजराइल लेबनान सीज फायर पर 6 मुद्दों का प्लान जारी किया। इसमें इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया, यानी अगर उस पर हमला होता है या कोई खतरा दिखता है तो वो भी अपनी रक्षा के लिए कार्रवाई कर सकता है। समझौते में यह भी साफ किया गया कि इजराइल लेबनान के अंदर किसी तरह का हमला नहीं करेगा। वो जमीन, हवा या समुद्र के रास्ते लेबनान के किसी भी नागरिक, सैन्य या सरकारी ठिकाने को निशाना नहीं बनाएगा। समझौते में लेबनान की जिम्मेदारी भी तय की गई। लेबनान सरकार को अपने देश में सक्रिय उग्रवादी संगठनों, खासकर हिजबुल्लाह और दूसरे हथियारबंद गुटों को रोकना होगा, ताकि वो इजराइल पर कोई हमला न करे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया जा सकता है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि लेबनान की सुरक्षा और संप्रभुता की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी अपनी सेना और सुरक्षा एजेंसियों की होगी। कोई दूसरा देश या संगठन इस पर दावा नहीं करेगा। साफ है कि यह समझौता इजराइल और लेबनान के बीच शांति स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। तो आखिरकार इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन ये सीज फायर दरअसल कुछ शर्तों के साथ में हुआ, और वो शर्तें किस तरह की रखी हैं आपको बताएंगे। इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार, हमला होने या खतरा दिखने पर इजराइल अब जवाब दे सकता है, ये बात कही जा रही है। इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, ये स्पष्ट कहा गया। अगर हमला होता है या फिर ऐसे कोई हालात नजर आते हैं जिसमें खुद पर खतरा महसूस होता है, तो इजराइल जवाबी कार्रवाई कर सकता है अगर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो तीसरी बड़ी शर्त है, लेबनान में नागरिक या सैन्य ठिकानों पर हमला अब इजराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा। इसके अलावा देश में उग्रवादी संगठनों को रोकने के लिए लेबनान सरकार हिजबुल्लाह और दूसरे गुटों को रोकने की कोशिश करेगी। देश में उग्रवादी संगठनों को रोका जाएगा। हिजबुल्लाह या दूसरे गुटों को रोकने की जिम्मेदारी अब लेबनान पर है, वो एक तरह से इसकी जिम्मेदारी ले, और अगर जरूरत पड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेबनान ले सकता है। लेबनान की सेना और सुरक्षा एजेंसीज अब संप्रभुता की रक्षा करेंगी। बातचीत सफल होने पर युद्ध विराम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल ये युद्ध विराम जो कुछ ही दिनों का है, उसके बाद में उस युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि
इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध विराम का ऐलान हो गया, लेकिन सवाल ये कि क्या ये संघर्ष विराम टिक भी पाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह और इजराइल के हमले फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अमेरिका में इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। ये 10 दिन का सीज फायर कुछ घंटों भी नहीं चल पाया। सीज फायर लागू होने के पहले तो बम बरस ही रहे थे। युद्ध विराम लागू होने के बाद भी बारूदी बारिश का सिलसिला जारी रहा। युद्ध विराम लागू होते ही बेरूत के दक्षिणी इलाकों से गोलियों और रॉकेट दागे जाने की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसने समझौते की असलियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। खबरों के अनुसार सीज फायर लागू होने के कुछ ही देर बाद ही आधे घंटे तक भारी गोलीबारी और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी दागे जाने की आवाजें सुनी गई। आसमान में लाल ट्रेसर बुलेट्स भी दिखाई दिए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। युद्ध विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर घोषित किया गया था, जो इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच हफ्तों से चल रही भीषण लड़ाई को रोकने के लिए किया गया था। हालांकि सीज फायर लागू होते ही हालात फिर बिगड़ते नजर आए। लेबनानी मीडिया का दावा है कि दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इजराइल की ओर से गोलीबारी जारी रही। जबकि कुछ जगहों पर मशीन गनों से फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। इससे साफ संकेत मिलता है कि जमीन पर हालात अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं है। सीज फायर से ठीक पहले भी दोनों पक्षों के एक दूसरे पर हमले जारी थे। उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि सीज फायर लागू होते ही बड़ी संख्या में लोग बेरूत के दक्षिणी इलाकों में लौटने लगे। सड़कों पर भीड़, गाड़ियों की कतारें और हिजबुल्लाह के झंडे और पोस्टर दिखाई दिए। हालांकि हिजबुल्लाह और लेबनानी प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी कि वो जल्दबाजी में वापस न लौटें, क्योंकि इलाके में बिना फटे बम और दूसरे खतरे मौजूद हो सकते हैं। साफ है कि भले ही कागजों पर इजराइल और लेबनान के बीच समझौता हो गया, लेकिन ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह इस सीज फायर को जमीन पर उतारने के पक्ष में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आखिर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में इतनी तनातनी, इतनी अदावत क्यों है? क्यों दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं? आइए आपको बताते हैं। दरअसल कहा जाता है कि इजराइल के खिलाफ लेबनान में IRGC ने हिजबुल्लाह का समर्थन किया था। दावा यह किया जाता है कि इजराइल के खिलाफ ईरान की तरफ से बड़ी भूमिका निभाई गई। 1985 का वक्त जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ दरअसल गोरिल्ला युद्ध एक तरह से शुरू किया। वक्त आगे बढ़ा। 1996 में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने एक बार फिर से युद्ध का आगाज किया और बड़े स्तर पर उसकी तस्वीर नजर आई। इजरायली सेना पर हमलों के विरोध में इजराइल की कार्रवाई, संयुक्त राष्ट्र के फैसले के अनुसार इजराइल ने एक तरह से अपनी सेना को वापस बुलाया, लेकिन जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने सीमा पार करके इजराइल में अंदर घुस के हमले को अंजाम दिया और यहां से ये जंग, ये लड़ाई और भी ज्यादा गंभीर हो गई। हिजबुल्लाह के दरअसल 2 जवानों का अपहरण किया गया, हत्या करने की बात कही गई। अब बताया जाता है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। करीब 5 हफ्तों में हिजबुल्लाह के कई अहम ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। अक्टूबर 2023 में आपको याद होगा जब हमास पर हिजबुल्लाह के हमलों को एक तरह से हिजबुल्लाह ने इसका विरोध किया था। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर गोलीबारी शुरू की। ईरान पर US इजराइल के हमलों का भी हिजबुल्लाह ने बेसिकली विरोध किया था। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल पर बड़े हमलों को अंजाम दिया। दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करके बफर जोन दरअसल इजराइल बनाना चाहता है, इसीलिए पिछले कुछ वक्त में बड़े हमले दक्षिणी लेबनान के इलाकों में नजर आए। कुछ इलाकों में तो इजराइल की तरफ से बाकायदा झंडे गाड़ दिए गए कि वो इजराइल का एक तरह से क्षेत्राधिकार है। यूक्रेन में पिछले 4 सालों से ज्यादा समय हो चुका है जब रूसी बारूद बरस रहा है, लेकिन अब इस जंग का दायरा बढ़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। खबर है कि रूस ने 12 यूरोपीय देशों में अपने संभावित टारगेट्स की लिस्ट
तैयार कर ली है। यूक्रेन की जमीन पिछले 4 साल से ज्यादा समय से रूस की बारूदी बारिश झेल रही है, लेकिन इस जंग का दायरा बढ़ने की आशंका तेज होती जा रही है। रूस की ओर से 12 यूरोपीय देशों में अपने टारगेट तय करने का दावा किया गया है। रूस की ओर से आरोप लगाया गया कि 12 यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को ड्रोन की सप्लाई बढ़ाने का फैसला लिया है। रूस ने अब इन 12 देशों पर हमला करने का मन बना लिया है और क्रेमलिन ने 21 टारगेट्स की बाकायदा एक हिट लिस्ट जारी की है। साथ ही ठिकानों पर हमलों की चेतावनी भी दी है। क्रेमलिन की ओर से जिन देशों में टारगेट तय करने की बात कही गई, उसमें चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, इजराइल, इटली, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, पोलैंड, स्पेन, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। रूस ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि यूक्रेन की जंग अब सिर्फ कीव तक ही सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि पुतिन ने 12 यूरोपीय देशों को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। पुतिन ने आरोप लगाया है कि ये देश पर्दे के पीछे से यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री ने लिस्ट को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए तंज कसा। उन्होंने लिखा कि यूरोपीय पार्टनर्स चैन की नींद सो जाओ। उन्होंने साफ कहा कि जिन फैक्ट्रियों में यूक्रेन के लिए ड्रोन और हथियार बन रहे हैं, वो अब रूसी मिसाइलों के निशाने पर है। हमला कब होगा, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। माना जा रहा है कि रूस के आरोप के पीछे यूरोपीय यूएवी इंडस्ट्री एसोसिएशन का फैसला हो सकता है, जिसमें साल 2027 तक ड्रोन और एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन 1 लाख तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि खबर है कि इस दस्तावेज में ये जिक्र नहीं है कि ड्रोन की सप्लाई यूक्रेन को की जाएगी। साफ है कि यूक्रेन के यूरोपीय मदद ही अब रूस और यूरोप के बीच दरार की वजह बन रही है। हालांकि ये यूरोपीय और अमेरिकी मदद ही थी जिसकी वजह से अब तक यूक्रेन जंग में टिका हुआ है। लेकिन अब टेंशन की बात ये है कि इस जंग का दायरा फैल सकता है। इस जंग में एक और नेटो संगठन और दूसरी ओर रूस हो सकता है। ऐसे में इस जंग के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया। माना जा रहा है कि रूसी सेना ने इस साल के सबसे भीषण हमलों में से एक हमले को अंजाम दिया और पूरा यूक्रेन इस हमले से दहल गया। मिडिल ईस्ट में जंग से दुनिया टेंशन में है, लेकिन यूरोप में भी एक और वॉर फ्रंट सुलग रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आग ठंडी पड़ने का नाम ही नहीं ले रही। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में तबाही मचा रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर इस साल के सबसे भीषण हमलों में से एक को अंजाम दिया। रूस ने यूक्रेन पर 700 ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे यूक्रेन में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर 659 ड्रोन और 44 मिसाइलें दागी। इस हमले में 18 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ ही ओडेसा और निप्रो समेत कई शहरों को निशाना बनाया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे नागरिकों पर हमला बताते हुए रूस पर कड़े प्रतिबंध जारी रखने की मांग की। रूस के भीषण हमलों में एक बच्चे समेत 18 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यूक्रेन के एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने सिर्फ 24 घंटों में 659 ड्रोन और 44 मिसाइलें दागी। यह हमला कीव, खार्किव, ओडेसा, निप्रो, ज़ेपोरिजिया को निशाना बनाकर किया गया। यूक्रेन सरकार ने इसे आतंकी हमला करार दिया। यूक्रेन का दावा है कि रूस के भीषण अटैक में ओडेसा नेशनल म्यूजिक एकेडमी के हॉस्टल को भारी नुकसान पहुंचा। रात के समय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन 5 छात्र घायल हो गए। दावा किया जा रहा है कि निप्रो में हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 34 घायल हो गए, जबकि ज़ेपोरिजिया में भी कम से कम 1 शख्स की मौत हो गई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि रूस जंग का दांव लगा रहा है
उन्होंने कहा कि ये हमला साबित करता है कि रूस पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक और रात ने साबित कर दिया है कि रूस प्रतिबंधों में ढील का हकदार नहीं है। रूसी सेना अब तक यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा जमा चुकी है, जबकि यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की कोशिशें जारी हैं। दोनों देशों के बीच अब तक शांति कायम कराने की कई कोशिशें हो चुकी हैं और अब तक नाकाम ही रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर पश्चिमी मीडिया के हवाले से। पश्चिमी मीडिया के हवाले से इस समय की बड़ी खबर यह है कि अब जल्द ही हॉर्मुज पर ईरान की 3 बड़ी शर्तें सामने आ रही हैं। सिर्फ कमर्शियल जहाजों को ही अब ईरान कह रहा है कि एंट्री मिलेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। मिलिट्री मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक है, पूरी तरह से पाबंदियां हैं। IRGC की मंजूरी बहुत जरूरी है किसी भी तरह की एंट्री एग्जिट के लिए। ये स्पष्ट कहा जा चुका है, चाहे बात कमर्शियल हो या फिर अन्य जहाज, IRGC की मंजूरी के बगैर कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार नहीं कर पाएगा। सिर्फ कमर्शियल जहाजों को ही एंट्री की अनुमति दी जा रही है। मिलिट्री मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। दरअसल जिस रूप में अभी हालात नजर आ रहे हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से रियायत दी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है। खुद अब्बास अराक्ची की तरफ से जानकारी सामने आई, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जरूर गया है, लेकिन सिर्फ कमर्शियल जहाजों के लिए। सिर्फ कमर्शियल जहाजों को ही एंट्री मिलेगी। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी मिलिट्री मूवमेंट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या उसके इर्द गिर्द नहीं हो पाएंगे। और ये स्पष्ट कहा गया है कि IRGC की मंजूरी के बगैर कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार नहीं कर सकता। इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट सामने आया है। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने सभी बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। ईरान ने यूएस की मदद से बारूदी सुरंगें हटाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है और ये दावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से किया है। ऐसा वो अक्सर करते रहते हैं। हालांकि क्या वाकई में तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से? क्या वाकई में अपनी सुरंगों को हटा चुका है, वो भी अमेरिका की मदद के साथ में ईरान? ये बड़ी बातें जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, ये ईरान का पक्ष जब सामने आएगा उससे स्पष्ट जरूर हो जाएगा। लेकिन एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कमर्शियल जहाजों के लिए खोला गया, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा हर बात को बहुत हाइप बनाकर क्रिएट करते हैं, बताते हैं, एक बार फिर उन्होंने कहा है कि ईरान ने सभी बारूदी सुरंगें हटा दी और ईरान ने यूएस की मदद से इन बारूदी सुरंगों को हटाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। क्या यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की टेबल पर लौटते नजर आ रहे हैं? एक गेम प्लान है, पहले शांति का संदेश और फिर पूरी ताकत के साथ वापसी। क्या ये रणनीति है? सवाल बड़ा है, क्या ये कूटनीति है या फिर डिले टैक्टिक्स? समझिए इस पूरी रणनीति को इस रिपोर्ट में। अमेरिकी हथियारों के सबसे बड़े खरीदार कौन है, जिसमें यूरोपीय देश पहले नंबर पर आते हैं। पहले पूरे यूरोप में अमेरिका अपने प्रोडक्शन का 38% हथियार बेचता है। दूसरे नंबर पर मिडिल ईस्ट के देश जो 33% हथियार अमेरिका से खरीदते हैं। इसके बाद एशिया ओशनिया के देश है जहां कुल सप्लाई का 26% हथियार अमेरिका बेचता रहा है। इसी तरह लैटिन अमेरिकी देशों को 2% और अफ्रीका में 1% हथियार अमेरिका बेचता है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला अमेरिका खुद हथियारों की कमी से जूझ रहा है। पेट्रियट सहित बाकी डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का जखीरा खत्म होने के कगार पर है। इजराइल अरब देशों ने अपनी 75% से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों को इस्तेमाल कर लिया है। अमेरिका पर अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा का दबाव भी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में हथियारों की कमी हो रही है। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में लगातार हथियार सप्लाई से अमेरिका के वॉर रिजर्व में गिरावट आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
दुनिया के कई बड़े देशों को बेचने वाले हथियारों में अमेरिका के सबसे महंगे हथियार जो हैं अब उनकी शॉर्टेज नजर आ रही है। दावा ये किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका बड़ा एक तरह से हथियार विक्रेता रहा है हमेशा से, लेकिन माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो अभी हालात हैं उसके बाद में अब उसके हथियारों का जखीरा भी कम पड़ रहा है। यही वजह है कि अब एक तरह से सप्लाई में भी पाबंदियां या सप्लाई में डिले हो रहा है। लेकिन आखिर अमेरिका के ऐसे कौन कौन से बड़े हथियार हैं जो काम के हैं और बड़े महंगे हैं, समझिए। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में आपने सुना और खासतौर से इस मिडिल ईस्ट के तनाव में कई बार इसका जिक्र हुआ। एक यूनिट की कीमत करीब 16,000 करोड़ है और इसमें सऊदी अरब और यूएई बेसिकली इसके मुख्य खरीदार हैं। अब पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी इसमें एक नाम बड़ा आता है। इसमें एक यूनिट की कीमत 8,000 करोड़ मानी जाती है, जिसके मुख्य खरीदार यूक्रेन, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब और पोलैंड है। दूसरी तरफ जो तीसरा बड़ा हथियार और महंगा हथियार है F-35 लाइटनिंग जेट, जिसमें एक F-35 की कीमत 650 करोड़ की है और जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल इसके मुख्य खरीदार माने जाते हैं। इसके अलावा F-15EX ईगल जेट, जिसकी कीमत 750 करोड़ प्रति यूनिट मानी जाती है। सऊदी अरब, कतर और इंडोनेशिया अमेरिका से ये हथियार खरीदते हैं। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसकी एक अपाचे की कीमत 250 करोड़ की है। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इजराइल जैसे देश मुख्य एक तरह से खरीदार हैं अमेरिका से इन हथियारों के। लेकिन पिछले कुछ वक्त में ये वही हथियार हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट की इस जंग में तमाम जो बड़े दावे थे उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके जानकारी उनकी तरफ से दी है कि ईरान ने सहमति जताई है हॉर्मुज खोलने पर। ईरान अब कभी भी हॉर्मुज को बंद नहीं करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हॉर्मुज का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये ईरान ने स्वीकार किया है। अब ये इतना बड़ा जो बयान उनकी तरफ से दिया जा रहा है, इतना याराना दिखाया जा रहा है ईरान के साथ में, वो काफ़ी कुछ कहता है। जब ज़्यादा मिठास में जिस तरह से कीड़े पड़ने की बात होती है, जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से मीठी चुपड़ी बातें करते हैं वो भी ईरान के लिए, तो इस हर कोई समझता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों की सच्चाई क्या है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान ने सहमति जताई है अमेरिका के साथ में हॉर्मुज को खोला जाएगा, यहाँ तक भी ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ईरान कभी भी हॉर्मुज बंद नहीं करेगा, हॉर्मुज का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट में जंग से दुनिया टेंशन में है, लेकिन यूरोप में भी एक और वॉर फ्रंट सुलग रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग की आग ठंडी पड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। हालात तो लगातार बिगड़ते नजर आते हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग से दुनिया टेंशन में है, लेकिन यूरोप में भी एक और वॉर फ्रंट सुलग रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आग ठंडी पड़ने का नाम ही नहीं ले रही। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में तबाही मचा रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर इस साल के सबसे भीषण हमलों में से एक को अंजाम दिया। रूस ने यूक्रेन पर 700 ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे यूक्रेन में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर 659 ड्रोन और 44 मिसाइलें दागी। इस हमले में 18 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ ही ओडेसा और निप्रो समेत कई शहरों को निशाना बनाया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे नागरिकों पर हमला बताते हुए रूस पर कड़े प्रतिबंध जारी रखने की मांग की। रूस के भीषण हमलों में एक बच्चे समेत 18 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यूक्रेन के एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने सिर्फ 24 घंटों में 659 ड्रोन और 44 मिसाइलें दागी। यह हमला कीव, खार्किव, ओडेसा, निप्रो, ज़ेपोरिजिया को निशाना बनाकर किया गया। यूक्रेन सरकार ने इसे आतंकी हमला करार दिया। यूक्रेन का दावा है कि रूस के भीषण अटैक में ओडेसा नेशनल म्यूजिक एकेडमी के हॉस्टल को भारी नुकसान पहुंचा। रात के समय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन 5 छात्र घायल हो गए। दावा किया जा रहा है कि निप्रो में हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 34 घायल हो गए, जबकि ज़ेपोरिजिया में भी कम से कम 1 शख्स की मौत हो गई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि रूस जंग का दांव लगा रहा है।
उन्होंने कहा कि ये हमला साबित करता है कि रूस पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक और रात ने साबित कर दिया है कि रूस प्रतिबंधों में ढील का हकदार नहीं है। रूसी सेना अब तक यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा जमा चुकी है, जबकि यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की कोशिशें जारी हैं। दोनों देशों के बीच अब तक शांति कायम कराने की कई कोशिशें हो चुकी हैं और अब तक नाकाम ही रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सियासत अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचती नजर आती है। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव रहता है, वहीं उससे भी बड़े ट्रेड रूट पर चीन ने एक तरह से नई चाल चल दी है। जी हां, ड्रैगन अब सीधे दुनिया की सप्लाई लाइन को कंट्रोल करने की तैयारी में है। हॉर्मुज से भी बड़ा खतरा किस रूप में नजर आता है, समझिए। समंदर पर चीन का पहरा है। साउथ चाइना सी पर ड्रैगन नाकेबंदी कर रहा है। दुनिया का 33% व्यापार एक तरह से यहां से होता है जिस पर चीन की नजर है। अब बताया जा रहा है कि इस बड़े हिस्से में एंट्री गेट पर बैरिकेड लगा दिया है चीन ने, और अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल रूट इससे प्रभावित हो जाएगा। फिलीपींस बनाम चीन यहां पर नजर आता है और यही वजह है कि समंदर में बड़ा टकराव है। स्कारबोरो शोल अब जंग का नया मैदान बनता हुआ नजर आता है और माना जा रहा है कि चीन का ये सी कंट्रोल मिशन पूरी दुनिया को और भी ज्यादा खतरे की घंटी एक तरह से दिखा रहा है। करीब 352 मीटर लंबा या अवरोधक लगाने का दावा एक तरह से किया जा रहा है। बैरियर शी जिनपिंग की तरफ से लगाया गया है। 4 फिशिंग बोट्स जहाज से इस पूरे इलाके को सील करने का दावा किया जा रहा है। पानी के अंदर भी कई पनडुब्बियों की तैनाती है और बाकायदा फिलीपींस की तरफ से इसको लेकर विरोध भी जताया गया, नाराजगी भी जताई गई है। हॉर्मुज से भी बड़ा समुद्री खेल। एंट्री गेट पर चीन का पहरा। दुनिया की सांसें थामने चला चीन। एशिया के समुद्र में सुलगती साजिश अब खुलकर सामने आ गई है। जहां कभी सिर्फ व्यापार चलता था, अब वहां ताकत की तैनाती हो रही है और इस बार दांव इतना बड़ा है कि इसका असर सिर्फ एशिया नहीं पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीन ने अब उस समुद्री रास्ते पर नजरबंदी शुरू कर दी है जिससे दुनिया का करीब 33% व्यापार गुजरता है। ये कोई आम रास्ता नहीं, ये है दक्षिण चीन सागर और अब ये इलाका बनता जा रहा है वैश्विक टकराव का सबसे खतरनाक मैदान। ये खुलासा हुआ है सैटेलाइट तस्वीरों से, जहां चीन ने पहली बार इस समुद्र के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। ये कार्रवाई हो रही है स्कारबोरो शोल के पास। चीन ने यहां 332 मीटर लंबा फ्लोटिंग बैरियर लगाया है। साथ ही एक जहाज, 4 फिशिंग बोट्स की तैनाती की गई है। पानी के नीचे पनडुब्बियों की मौजूदगी, ऊपर से घेराबंदी, नीचे से निगरानी, यानी पूरा इलाका कंट्रोल जोन में बदलने की तैयारी है। ये कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है, ये है ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन। पूरी दुनिया के कुल व्यापार का 33% साउथ चाइना सी के जरिए होता है। अगर इसे ब्लॉक या कंट्रोल किया जाता है तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम की स्थिति हो सकती है। सिंगापुर, फिलीपींस, जापान, चीन और ताइवान जैसे देश इसी रास्ते से अपना व्यापार करते हैं। इस द्वीप के अधिकांश हिस्सों में पहले से ही चीन का कब्जा है, लेकिन हाल के दिनों में कृत्रिम द्वीप बनाकर चीन इसे पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। जानकारों का कहना है कि चीन के इस कदम से इस इलाके में तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस पहले से अपना दावा करता रहा है। हालांकि बैरिकेडिंग को लेकर चीन ने आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की।
और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।